हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे और ट्रांसलेशन में जिस चीज को देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को लेकर के। ये फ्रेजेस आपको ये बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करते हैं अथवा आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सारे फ्रेजेस मिलने वाले हैं। ये फ्रेजेस आपको कई तरह से हेल्प करेंगे। बहुत मामलों में जो एग्जाम्स में जो ईडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, उनमें भी ये काफी मददगार साबित होंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आपको फ्रेजेस पर पकड़ है तो वो आपको हिंदी समझने में भी मददगार होते हैं। अगर फ्रेजेस की पकड़ अच्छी नहीं हो, ईडियम्स की पकड़ अच्छी नहीं हो, तो इंग्लिश से हिंदी निकाल पाना कठिन हो जाता है। तो चलिए, आज के इस ट्रांसलेशन के एपिसोड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को देखते हैं। देखिए, अगर मगर करना। अगर आप किसी बात को लेकर के, जैसे कि आप भी समझते हैं अगर मगर करना क्या होता है। अगर आप किसी बात को लेकर के अगर मगर करते हैं तो आप डीली डायलिंग करते हैं। डीली डायलिंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है अगर मगर करना, ठीक है ना। चलिए, इसका अर्थ क्या होगा अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डीली, है ना, डीली डायलिंग। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डीली डायलिंग। अगर आप किसी चीज को लेकर के डीली डायलिंग करते हैं तो आप उसको लेकर के मतलब कभी हाँ कभी ना अगर मगर करते हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वो है आ टपकना। अगर कोई चीज आ टपकता है तो वो क्या होता है, वो लैंड अप होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आ टपकने का अगर हम सही कहें अगर इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश होता है लैंड अप होता है। चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट फ्रेज की ओर देखते हैं। तो वर्ड है कूद पड़ना। देखिए, यहाँ कूद पड़ना का मतलब किसी ऊंचाई से कूद पड़ने का मतलब नहीं है, किसी मामले में कूद पड़ना, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में कूद पड़ता है तो उसके लिए हम ये फ्रेजेस देखेंगे और इसका अर्थ होगा टू जंप इनटू द फ्रे। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टू जंप इनटू द फ्रे। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में अगर कूद पड़ता है तो उसके लिए ये वर्ड है टू जंप इनटू द फ्रे, ठीक है। ये सब हम लोग आगे की वीडियोस में इनके यूजेस को भी देखेंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो सेशन में केवल अर्थ आपको दे रहा हूं, लेकिन विशेष जो बात होगी वो आगे के आने वाले वीडियो सेशंस में ये बार बार आने वाले हैं। ये एक बार नहीं, ये बार बार आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आगे देखने को मिलेंगे, आप इसके बारे में एकदम निश्चिंत रहें। चलिए, पासा पलट देना। आप समझते हैं एक मुहावरा है पासा पलट देना, यानी कि जो सोचे थे उसको नहीं होने देना, ठीक है ना। भारतीय टीम ने हारते हारते मैच का पासा पलट दिया। तो इस तरह के फ्रेजेस आपको रिटेन में, स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इसके लिए जो है फ्रेज है वो इस तरह से है, टू टर्न द टेबल। टू टर्न द टेबल। अगर आप टू टर्न द टेबल करते हैं यानी कि आप योजना को एकदम बदल देते हैं, पासा एकदम पलट देते हैं, जो नहीं होने वाला है आप उसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो यह टर्न द टेबल। चलिए, थक कर चूर होना। देखिए, अब इतना ज्यादा थक जाना कि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, मतलब एकदम थक करके बेहाल हो जाना। इसके लिए एक वर्ड है डेड। देखिए, डेड जब एडवर्ब होता है, जब डेड का प्रयोग जब हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ना, बहुत ज्यादा, अत्यंत। देखिए, जब डेड एडवर्ब है तो डेड का अर्थ है अत्यंत, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एकदम, बिल्कुल। इसके कई हिंदी हैं, इसके एक हिंदी नहीं है, इसके कई हिंदी हैं। मतलब कि अगर हमको कहना एकदम, बिल्कुल, अत्यंत, बहुत ज्यादा, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जिसमें कि हम डेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेड टायर्ड होता है, थककर चूर होने के लिए जो वर्ड होता है वो डेड टायर्ड होता है। तो थककर चूर होना, इसको अगर हम लिखेंगे तो टू बी, है ना, चूंकि वर्ब के रूप में हमें लिखना है तो टू बी डेड टायर्ड, है ना, टू बी डेड टायर्ड। और प्रीपोजिशन ज्यादातर ऑफ लगाते हैं तो हमने टायर्ड ऑफ लिख दिया। ये हमारा पूरा वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। हमको कहना है कि मैं काम से थक कर चूर हो गया हूं। अगर हमें कहना है कि मैं काम से थक कर चूर हो गया हूं तो हम कैसे बना सकते हैं, आई एम डेड टायर्ड ऑफ द वर्क, ठीक है ना। आई एम, अगर इसी को कहना है कि मैं काम से थक कर चूर हो गया हूं तो कैसे लिख सकता हूं, आई एम डेड टायर्ड, ठीक है ना, ऑफ द वर्क। कोई पर्टिकुलर काम के लिए है तो उसके लिए द लगाया गया, आई एम डेड टायर्ड ऑफ द वर्क। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं कि हैसियत से। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, ठीक है ना। चेयरमैन के हैसियत से, राष्ट्रपति के हैसियत से,
प्रधानमंत्री के हैसियत से, इस घर के बड़े बेटे होने के हैसियत से। तो इस तरह के आपको बार बार फ्रेज देखने को मिलेंगे। और इसके लिए अगर हमें लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, बाय द वर्च्यू ऑफ, है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ। इसका अर्थ होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ का अर्थ होता है कि हैसियत से। चलिए, निसंदेह कहना है कि कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। अगर हमको कहना है निसंदेह, तो निसंदेह के लिए हम कैसे लिखते हैं, देयर इज, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, देयर इज। देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, देयर इज नो डाउट, है ना। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं। केवल नो डाउट नहीं लिखते हैं, अगर कहना है निसंदेह तो हम ऐसे लिखते हैं, देयर इज नो डाउट, और इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं, अबाउट इट, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम कैसे इसको लिखते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। तो केवल नो डाउट नहीं लिखते हैं। देखिए, अगर निसंदेह के लिए अगर हम आमतौर पर जो नो डाउट सुनते हैं या लिखते हैं ना, वो गलत है ना। उसको कहा जाता है देयर इज नो डाउट, है ना, इतना कहा जाता है, देयर इज नो डाउट। और कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ये पूरा वाक्य बन गया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। कहना है कि इसमें संदेह नहीं है, तो ये बनेगा, इसका हिंदी क्या निकलेगा, अगर इसका हिंदी निकालने की कोशिश किया जाए तो इसका हिंदी निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब चीज निसंदेह है, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चलिए, तो छोटा में हमने कह दिया निसंदेह। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा का मतलब क्या है, कि कोई चीज आपके साथ अच्छा घटित हुआ और उसके ऊपर एक और अच्छा घटित हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि आपने कहने का मतलब है कि अब जैसे कि देखिए, किसी बल्लेबाज ने शतक बनाया, तो शतक बनाने के उपरांत टीम जीत भी गया, मतलब शतक भी बनाया और टीम जीत भी गया। तो शतक बनाना तो अच्छा काम हुआ, लेकिन टीम जीत गया, ये डबल अच्छा काम हुआ। शतक बनाने के बाद यदि टीम हार जाता तो थोड़ा सा निराशा होती। शतक बनाया, मैन ऑफ द मैच जीता, टीम भी जीत गया। ये सारी बातें क्या है, सोने पर सुहागा है। बहुत अच्छा इडियम है, और इसका अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, द आइसिंग ऑन द केक, ठीक है ना। आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है, सोने पर सुहागा। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पर सुहागा। चलिए, सितारे गर्दिश में होना, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हमको कहना है कि सितारे गर्दिश में होना, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू बी, ठीक है ना, इन इक्लिप्स ऑफ, टू बी इन इक्लिप्स। केवल इतना भी हम कह सकते, इक्लिप्स का मतलब होता है कि अब आप ढलने के कगार पर। सितारे गर्दिश में होना का मतलब क्या है, कि अभी आपका बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, ठीक है ना, और आप इक्लिप्स की अवस्था में। इक्लिप्स का मतलब होता है ढल जाना, मतलब उस चीज को ढक जाना ना। ग्रहण को क्या कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं। तो सितारे गर्दिश में होना मतलब कि आपका खराब समय चल रहा है। इसके लिए जो हमारा इंग्लिश जो पार्ट है वो इस तरह से, टू बी इन इक्लिप्स। चलिए, काम करते करते मरना। यहाँ काम करते करते मरने का मतलब क्या है, कि जब आप जॉब करते हैं और जॉब के दौरान मर जाते हैं, वो काम, ये नहीं कि मैं खा रहा था, मैं काम कर रहा था, मर गया, ऐसे नहीं। ये काम करते करते मरने का तात्पर्य क्या है, कि आप कोई जॉब कर रहे थे और जॉब करने के दौरान ही आप मर गए, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड है ना, टू डाई। इसको अगर हम लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, टू डाई इन हार्नेस। इसको अगर हमें लिखना पड़ेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, टू डाई इन हार्नेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, आप ऐसा समझिए। ये इंग्लिश में भी पूछता है और हिंदी में तो इसकी जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है ना। अगर हमको कहना है कि वो काम करते करते मर गया, इसका मतलब वो काम नहीं जो कि हम लोग घर के अंदर करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति सर्विस के दौरान मर गया। चलिए, हम लोग आगे बात को देखते हैं। तो हमारा फ्रेज है आगे, हंसी में उड़ाना। देखिए, अगर आप कोई चीज को हंसी में उड़ा देते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इसके लिए जो फ्रेज है हमारा है, टू लाफ ऑफ। टू लाफ ऑफ, अगर आप किसी चीज को अगर हंसी में उड़ा देते हैं तो आप उसको लाफ ऑफ करते हैं। चलिए, कह रखे कि झगड़ा करके रिश्ता बिगाड़ लेना, झगड़ा करके रिश्ता खत्म कर लेना, ठीक है ना। अब इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है ना, वो क्या है, फॉल आउट विथ, ठीक है ना। इसके लिए है झगड़ा करके रिश्ता बिगाड़ना। इसके लिए हमारे पास जो फ्रेज है वो है फॉल आउट विथ। अगर आप किसी से फॉल आउट विथ करते हैं, इसका मतलब है कि आप उससे लड़ बैठते हैं और अपना रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। चलिए, मटर गश्ती करना। देखिए, मटर गश्ती करने का मतलब क्या है, कि आप टाइम पास करते हैं और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं। इसी को ना
मुहावरा में कहा गया मटर गश्ती करना। अगर आप मटर गश्ती करते हैं इसका मतलब है कि आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं करते हैं, बेकार का काम करके अपना टाइम को आप नष्ट करते हैं। अब इसके लिए एक बढ़िया फ्रेज है हमारे पास, व्हाई लवे। देखिए अगर आप व्हाई लवे करते हैं यानी कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करते और टाइम को इसी तरह से बिताते हैं, इसी को कहते हैं मटर गश्ती करना। हमको कहना है कि उसने दिन भर मटर गश्ती किया, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। इसको बनाने के लिए फिर व्हाई लवे का जरूरत पड़ेगा आपको। चलिए, जिम्मा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। जिम्मा लेना किसी व्यक्ति का या किसी चीज का। अगर कहना है कि जैसे कि राम ईमानदार है, तो जैसे कि कोई कह रहा है, श्याम कह रहा है कि राम ईमानदार है, तो श्याम पूछ रहा है इसका जिम्मा कौन लेगा कि राम ईमानदार है। पूछने वाला पूछ रहा है कि कौन जिम्मा लेगा कि राम ईमानदार है, तुम्हारी ईमानदारी का जिम्मा कौन लेगा, तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा, इस बच्चे की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। ये सारी जिम्मा लेने के लिए जो वर्ड है ना वो है वाउच फॉर। बहुत ही तगड़ा ये फ्रेज है। अगर आप वाउच फॉर करते हैं तो आप किसी चीज की जिम्मा लेते हैं, ठीक है ना। हमको कहना कि मैं तुम्हारे सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकता हूं, हमको कहना कि मैं तुम्हारे सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकता, इसको कैसे बनेंगे, आई कांट वाउच फॉर, आई कांट वाउच फॉर, मैं तुम्हारा सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकता हूं, योर सिक्योरिटी, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले सकता, भाई तुम अपना सुरक्षा अपने करो। तो इस तरह के फ्रेजेस आपको बार बार मिलने वाला है। अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं है, हिंदी का इंग्लिश नहीं है, तो बैठे रह जाइएगा, कोई नियम काम नहीं करेगा। वोकैब होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और इसके केवल ये ट्रांसलेशन बनाने में ही नहीं, इनके कई यूजेज है। कई बार ये फ्रेज आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना, फॉल आउट विथ आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएंगे। ये केवल हम लोग ट्रांसलेशन नहीं देख रहे हैं, ट्रांसलेशन के साथ साथ एग्जामिनेशन को भी नजर में रख रहे हैं। चलिए, ये तो जिम्मा लेना हो गया भाई। अब आते हैं नंबर 15 में, करे क्या, खिलवाड़ करना किसी के भावना के साथ। अगर आप खिलवाड़ करते हैं भावना के साथ, ठीक है ना, अगर आप किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इसके लिए वर्ड है ट्राइफल विथ, ठीक है ना। ट्राइफल विथ का मतलब होता है किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, ट्राइफल विथ, ठीक है ना। मेरे भावना के साथ खिलवाड़ मत करो। कैसे इसको बोलेंगे, अगर बोलना होगा तो डोंट ट्राइफल विथ माई इमोशन, है ना। वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। अगर हमको कहना है कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है, ये ट्राइफल्स विथ। अगर इसी को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ट्राइफल्स विथ, है ना, द इमोशन ऑफ पीपल, द इमोशन ऑफ पीपल, वो लोगों के भावनाओं के साथ खेलता है, फीलिंग के साथ, इमोशन या फीलिंग भी लिख सकते हैं, है ना, वो लोगों के फीलिंग के साथ खेलता है। चलिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, छुटकारा पाना। देखिए, छुटकारा पाने के लिए कई तरह के वर्ड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है, जो स्पोकन में, रिटेन में काम करता है, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पा लिए, ठीक है, किसी बुराई से, किसी गलत चीज से छुटकारा पा लिए, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया है फ्रेज, गेट रीड ऑफ। देखिए, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। अगर आप किसी चीज से गेट रीड ऑफ करते हैं, आप उससे छुटकारा पाते हैं। छुटकारा पाने के लिए एक और वर्ड है डिस्पेंस विथ। अगर आप किसी से डिस्पेंस विथ करते हैं, आप उसको हटा देते हैं, आप उससे छुटकारा पाते हैं। तो ये सारे जो चीज है ना, ये सब छुटकारा पाने के लिए है। चलिए, छाती पीटना। छाती पीटना का मतलब ऐसे छाती नहीं, छाती पीटना का मतलब होता है पछताना, ठीक है ना। जैसे कि अब अगर कहने का मतलब है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो छाती पीटने का क्या फायदा, ठीक है ना। छाती पीटने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमको कहना है कि छाती पीटने का कोई फायदा नहीं है, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं इंग्लिश में, रिपेंट। अगर आप छाती पीटते हैं तो ये तो मुहावरा है ना, छाती पीटना मुहावरा है, जिसका मतलब होता है पछताना। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमको ऐसे लिखना है, हम इसको कैसे लिखेंगे, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, ठीक है ना। और नो यूज के बाद बिफोर आता है रिपेंटिंग नाउ। अब छाती पीटने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, देखिए, ये वर्ड का मैंने यूज कर दिया। चलिए, वो आते हैं फ्रेज नंबर 18 की ओर, शपथ दिलाना। इसके लिए दो फ्रेज है, ठीक है ना। एक स्वेयर इन, अगर आप शपथ दिलाते हैं किसी के पद का तो स्वेयर इन, और एक और है ना एडमिनिस्टर ओथ, है ना। ओथ को क्या किया जाता है ना, एडमिनिस्टर किया जाता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, दिलाने के लिए देखिए, शपथ लेना, टेक ओथ, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर हमको कहना है शपथ लेना, तो इसके लिए वर्ड है टेक ओथ, लेने के लिए टेक, और शपथ दिलाना, तो इसके लिए दो तरह का फ्रेज है, स्वेयर इन और एडमिनिस्टर ओथ। मतलब कि आप ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। अगर आपको कहना है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई, तो इसके लिए एडमिनिस्टर का प्रयोग करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ठीक है ना, तो इसके लिए स्वेयर इन का प्रयोग करते हैं। ये सब आगे हम यूजेज को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना बेकार हो जाएगा, सारे यूजेज हम आगे आएंगे लेकर के।
चलिए सरसरी निगाह डालना, सरसरी निगाह से देखना, इसके लिए क्या है फ्रेज क्या है, ग्लांस ओवर, ग्लांस ओवर या ग्लांस थ्रू। अगर आप किसी मामले पर ग्लांस ओवर करते हैं या ग्लांस थ्रू करते हैं तो एक नजर आप उस पर डालते हैं। चलिए रौब जमाना या शासन करना, ठीक है ना, अगर आप किसी पर शासन, चकती चलाना, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं चकती चलाना, तो इसके लिए क्या वर्ड है, लॉर्ड इट ओवर। अगर आप किसी पर चकती चलाते हैं तो आप उस पर लॉर्ड इट ओवर करते हैं। चलिए लॉर्ड इट ओवर, ठीक है ना, जिस पर क्या कहते हैं शासन चलाना है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अपनी भाषा में चकती चलाना, ठीक है ना। चलिए वो अपने बहू पर चकती चलाती है, हमको ऐसे कहना है, या शासन करती है, रौब जमाती है, चीज एक ही है। चलिए 21 में आते हैं। चलिए हमारा क्या, तमाशा खड़ा करना है ना, ये सब फ्रेज आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। टू क्रिएट ए सीन, तमाशा खड़ा करना कैसे लिखेंगे, टू क्रिएट ए सीन। चलिए हम आगे बात को लेके चलते, विवाद खड़ा करना। देखिए तमाशा खड़ा करने के लिए अलग वर्ड है, विवाद खड़ा करने के लिए कोर्ट होता है, कोर्ट कंट्रोवर्सी, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये सब पेपर में आपको मिलने वाला है। क्योंकि देखिए विवाद वाली बात तो रोज होता है, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति विवाद खड़ा करने में माहिर होता है, उसको पसंद आता है विवाद खड़ा करना, तो कोर्ट कंट्रोवर्सी को क्या करते, कंट्रोवर्सी को कोर्ट करते हैं, ठीक है ना, कोर्ट कंट्रोवर्सी, इसको हम कहते हैं विवाद खड़ा करना, ठीक है ना, कोर्ट कंट्रोवर्सी। चलिए था लगाना, ये था लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप किसी की चीज का था लगाते हैं, लोग मेरे बारे में था लगाते हैं कि मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता हूं। टू एसेस, इसको कैसे लिखेंगे, टू एसेस, ठीक है ना, टू एसेस द डेप्थ ऑफ, टू एसेस द डेप्थ ऑफ। अगर आप किसी को, अगर आप किसी के गहराई को एसेस करते हैं, यानी कि आप उसके गहराई को मापते हैं, आप उसका था लगाते हैं। चलिए झपकी लेना या आंख लगना, अगर आप कोई चीज को झपकी लेते हैं, आप कुछ करते करते झपकी लेते हैं, आंख लग जाते हैं, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया फ्रेज है डोज ऑफ। अगर आप डोज ऑफ करते हैं, है ना, तो आप झपकी लेते हैं, आप जो है वो आपका आंख लग जाता है, टू लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते 25 में। चलिए तो चलिए 25 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। चलिए इससे कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 21, 22, 23, 24 से सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए हमको कहना है कि उसने बेवजह उसने, हमको कहना है कि उसने बेवजह तमाशा खड़ा कर दिया, ठीक है ना, उसने बेवजह, ठीक है ना, तमाशा खड़ा कर दिया, तमाशा खड़ा कर दिया। चलिए कुछ हम लोग वाक्य को देख लेते हैं, ये कैसे वाक्य बनेंगे, उसने बेवजह तमाशा खड़ा कर दिया। चलिए और भी कुछ वाक्य ले लेते हैं। चलिए इसके बाद 21 मान लेते हैं, ये 21 का ये वाक्य है। चलिए 21 का वाक्य है। चलिए उसने बेवजह तमाशा, कुछ यूजेस को देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद विवाद खड़ा करना, चलिए ठीक है ना, मंत्री ने है ना विवाद खड़ा कर दिया, ठीक है ना, मंत्री ने विवाद खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। चलिए सिंपल सिंपल लाइन लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगे ये सारी चीज। इसके बाद था लगाना। चलिए कोई पूछ रहा है, क्या तुम मेरे ज्ञान की था लगा सकते हो, क्या तुम मेरे ज्ञान की था लगा सकते हो। चलिए सबको देखना है, ठीक है ना, क्या तुम मेरे ज्ञान की था लगा सकते हो। और एक लाइन है झपकी लेना, है ना, टीवी के सामने वो झपकी ले रहा है, टीवी के सामने वह झपकी ले रहा है। चलिए कुछ हम लोग यूजेज को भी देख लेते हैं ताकि बात समझ में आए कि इन सारी चीजों का यूज कैसे होता है। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा यूजेस को देखते हैं। कह रहा है क्या उसने बेवजह है ना तमाशा खड़ा कर दिया ही। चलिए अननेसेसरली, बेवजह के लिए, बिना मतलब जरूरत का ही, अननेसेसरली। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं ना तमाशा खड़ा करने के लिए क्या वर्ड है, क्रिएट ए सीन है, ठीक है ना, क्रिएट ए सीन है तमाशा खड़ा करना। अब ये वाक पास्ट टेंस है, ठीक है ना, वाक पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, क्रिएटेड, ही अननेसेसरली क्रिएटेड ए सीन। चलिए
यह हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। मंत्री ने विवाद खड़ा कर दिया, बहुत आसान, अगर ये कहा जाए तो बहुत ही आसान वाक्य है, आप इसको बना सकते हैं। द मिनिस्टर। चलिए अब इसके बाद कोर्ट खड़ा करने के लिए वर्ड क्या है, कोर्ट है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से, कोर्टेड कंट्रोवर्सी। चलिए ये हो गया आपका। आप इसको जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्या तुम मेरे ज्ञान की थाल लगा सकते हो, इसको अगर बनाना है तो कैसे लिखें, कैन यू एसेस द डेप्थ ऑफ, असेस द डेप्थ का मतलब क्या होता है, था लगाना, ऑफ माई नॉलेज, क्या तुम मेरे ज्ञान की था लगा सकते हो, ये कोई पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। टीवी के सामने वो झपकी ले रहा है, ही इज डोजिंग ऑफ, देखिए कैसे लिख रहा हूं, ही इज डोजिंग ऑफ ना, इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन। चलिए तो हमारा ये वाक्य रहा। चलिए अब हम आते टेढ़ी खीर कहना है, ठीक है ना। अब टेढ़ी खीर के लिए क्या होता है ना, मुहावरा है। टेढ़ी खीर का मतलब एक वैसा चीज जिसको हल कर पाना कठिन हो, ए हार्ड नट टू क्रैक। इसको कैसे लिखेंगे, ए हार्ड नट टू क्रैक, हम इसको ऐसे लिखेंगे, हार्ड नट टू क्रैक। चलिए डटे रहने का मतलब क्या है कि अपने स्थिति को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। अगर आप डटे रहते हैं तो आप अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं। टू होल्ड द लाइन, इसको कैसे लिखेंगे, टू होल्ड द लाइन। अगर आप डटे हैं तो आप अपनी स्थिति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चलिए इसके बाद एक गुजारा करना, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा ये इडियम है, गुजारा करना, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा ये है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अगर आप करते हैं तो आप किसी तरह से आप गुजारा करते हैं। चलिए 28 में आता है, सिर फिरना, सिर फिर जाएगा तो समझ लेना तुम्हारा खैर नहीं है। टू टर्न क्रेजी है ना, सिर फिरना क्या है ना कि अब ये ऐसे फिरना नहीं, ठीक है ना। ये मुहावरा है टू टर्न क्रेजी, अगर आप अपना सिर फिरते हैं तो आप टर्न क्रेजी होते हैं। चलिए सुलह करना है ना, मेक ए पीस, अगर आप सुलह करते हैं तो क्या करते हैं, टू मेक पीस करते हैं, आप शांति को स्थापित करते हैं, टू मेक पीस। चलिए और एक है बात काटना, अगर आप जैसे कि मैं कह रहा था इसी बीच वो बात काट दिया, इंटरप्ट है ना, बात काटने का जो इंग्लिश होगा वो होगा इंटरप्ट। चलिए तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस के ये क्लास है, ये आपको बहुत मदद करेंगे वाक्य को डील करने में। लेकिन फ्रेजेस केवल 30 तक ही, ऐसा थोड़े कि 30 तक ही फ्रेज है। आगे के वीडियो सेशन में हम लोग और भी कुछ एक्सप्रेशन, इडियम्स की बात करेंगे जो कि आपको वाक्य को डील करने में काफी मदद करेंगे। आप कलिस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा सेंटेंस होते हैं ना, आप उसको हल करने में काफी सक्षम हो जाएंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही, लेकिन आपका आगे का ये वीडियो सेशन जारी रहेगा, कुछ एक्साइटिंग वीडियोस के साथ हम आएंगे फिर आपके समक्ष। तब तक के लिए थैंक यू।